टिंकू को रास्ता मालूम था। ये बात सुनकर सबको ऐसा लगा मानो जैसे टिंकू उनके लिए फरिश्ते की तरह वहां आया हो और वो उन सभी के मन को पढ़ सकता हो। तभी टिंकू अचानक मुस्कुराया और बोला, हाँ, आप सब जादुई बीज को ढूंढ रहे हैं ना? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप सब उसी की तलाश में यहाँ आए हो। ये सुनकर पार्थ के चेहरे के हाव भाव बदले और फिर वो झट से बोला, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इस पर टिंकू ने अपने होठों पर उंगली रखी और बोला, ये जगह सब सुनती है, थोड़ा धीरे बोलो। फिर वो घूमकर आगे की ओर इशारा करने लगा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, नहीं तो तुम लोग सालों तक यहीं भटकते रहोगे। इस पर तोबी ने धीमी आवाज में पार्थ से कहा, हम इसे नहीं जानते, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी पृथ्वीराज ने कहा, अब तक इतने सालों में किसी को भी वो जादुई बीज नहीं मिल पाया है। हो सकता है कि इसे मालूम हो कि वो बीज कहाँ है। हमारे पास इस पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर इसके साथ नहीं गए तो हो सकता है कि हम यही भटकते रह जाए। पृथ्वीराज की बात सुनकर पार्थ चुप हो गया और वही अंबर भी कुछ देर तक उस टिंकू को निहारती रही, मानो जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो टिंकू को स्कैन नहीं कर पाई और ना ही पार्थ उसके मन के अंदर चलती बातों को पढ़ पाया। तभी अचानक टिंकू उछलने लगा और बोला, जल्दी करो ना, वरना रास्ता बदल जाएगा। ये सुनकर पार्थ झट से बोला, रास्ता बदल जाएगा? इस पर टिंकू ने कहा, हाँ, यहाँ रास्ते बदलते रहते हैं, तुम्हें नहीं मालूम? ये बात सुनते ही उन सभी के चेहरों के हाव भाव बदल गए। अब उन लोगों को जाकर समझ आया कि वे कभी अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें रास्ता दिखाओ, इसके बदले तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर टिंकू की आंखों में चमक आ गई। चलो मेरे नए साथियों। टिंकू उछलते कूदते हुए आगे बढ़ने लगा और अब वे चारों उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे लोग आगे बढ़े तो आसपास का नजारा भी बदलने लगा। अंबर आसपास होती हलचल को देखकर थोड़ा बेचैन होती जा रही थी। अंबर पहले ही दिव्य तारे के टुकड़े को लेकर परेशान थी और अब वो नहीं चाहती थी कि टिंकू की वजह से वे लोग किसी मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए उसने चौकन्ना रहने का फैसला किया। वही टिंकू उछलते हुए आगे बढ़ता रहा, मानो जैसे वो इस जगह के हर मोड़ को जानता हो। उसके छोटे छोटे कदम जमीन को मुश्किल से छू पा रहे थे। वो हर बार जमीन के करीब आते ही वापस उछलने लगता। वही अंबर उससे थोड़ी दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। उसकी नजर सिर्फ टिंकू पर ही नहीं बल्कि उस हर चीज पर थी जो उसके आसपास बदल रही थी। ये जगह पहले जैसी नहीं रही। अंबर ने धीमी आवाज में पार्थ से कहा। पार्थ ने हामी में सिर हिलाया और बोला, हाँ, सब कुछ बदल रहा है। अभी पार्थ ने ये बात कही ही थी कि जैसे ही वे लोग आगे बढ़े तो रास्ता एक बार फिर बदल गया। अब वे लोग एक ऐसी जगह में पहुंच गए जहां जमीन कांच जैसी पारदर्शी थी। नीचे कोई तरल पदार्थ बह रहा था, लाल चमकता हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो पिघला हुआ लावा हो, पर असल में वो कुछ और ही था। अब वे लोग संभल कर कदम आगे बढ़ा रहे थे, मानो जैसे उन्हें डर था कि कहीं जमीन टूट न जाए और वे उस नकली लावा में समा जाए। लेकिन तभी टिंकू ने कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, बस आगे बढ़ते रहो। ये जमीन मजबूत है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। इस पर तोबी ने कहा, कुछ देर से तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनते ही टिंकू ने अपना सिर घुमाया जो कि 360 डिग्री तक घूम सकता था और फिर उसने तोबी की तरफ देखते हुए आंख मारकर कहा, जल्दी चलो, वक्त नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। तोबी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। टिंकू कुछ ज्यादा ही लापरवाह था, मानो जैसे उसे मालूम हो कि कब क्या होने वाला है। पर उन लोगों के पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और फिर आगे बढ़ते हुए एक अजीब नजारा उनके सामने आया। एक पेड़ जो कि दिखने में मामूली नहीं लग रहा था, उसकी शाखाएं जमीन की ओर लटक रही थी और हर शाखा के सिरे पर आंखें बनी थी, सैकड़ों आंखें। वे सब एक साथ अचानक उन सभी को देखने लगी, जिन्हें देखकर तोबी के कदम अपनी जगह पर रुक गए। बाकी सब लोग भी उस अजीब से पेड़ को देखकर हैरान थे। लेकिन तभी टिंकू ने कहा, चलते रहो, रुको मत, इनसे नजरें मत मिलाना, ये तुम्हें यही रोक लेंगे हमेशा के लिए। जब पार्थ ने ये बात सुनी तो उसने फौरन तोबी की तरफ देखा, क्योंकि तोबी उन आंखों से नजरें मिला चुका था। तोबी नहीं, पार्थ ने हैरानी से कहा और फिर अचानक वो तोबी के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही पार्थ बीच में आया तो तोबी ने उसका चेहरा देखा और वापस अपने होश में आ गया। यहाँ अभी अभी क्या हुआ था? तोबी ने पूछा। इस पर पार्थ ने कहा, कुछ नहीं, बस सीधे चलते रहो। और फिर वे लोग बिना उस पेड़ की तरफ देखे आगे बढ़ते चले गए। वही अंबर ने भी कुछ सेकंड के लिए उन आंखों को देखने की कोशिश की थी और फिर अपनी नजरें हटा ली। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन में झांकने की कोशिश की हो। उस पेड़ को पार करने के बाद अचानक ठंडी हवाओं ने उनके शरीर को छुआ और जब उन्होंने सामने देखा तो एक लंबा संकरा रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। उसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी जिन पर बर्फ जमी हुई थी, लेकिन वो बर्फ सफेद नहीं बल्कि नीली थी। यहाँ तो बहुत ठंड है, पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति को एक्टिवेट करते हुए कहा। लेकिन तभी टिंकू झट से बोला, ये बर्फ नहीं बल्कि ऊर्जा है, जमी हुई ऊर्जा। जब उन लोगों ने ये बात सुनी तो सब हैरान रह गए। तभी अंबर ने टिंकू की तरफ देखा और बोली, ये रास्ता कहाँ जाता है? टिंकू कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से अंबर की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे की मासूमियत पहले जैसी नहीं थी। बस थोड़ा और, फिर तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें जाना है, टिंकू ने कहा। ये सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, क्या तुम यही रहते हो? इसके बाद तुम कहाँ जाओगे टिंकू? पृथ्वीराज सोच रहा था कि टिंकू को अपने साथ ही रखे, पर तभी टिंकू ने झट से कहा, मैं तो बस रास्ता दिखाता हूँ। और फिर वो आगे बढ़ने लगा। बाकी सब लोग भी उस संकरे रास्ते पर धीरे धीरे उसके साथ बढ़ते रहे। जैसे ही उन्होंने उस रास्ते को पार किया तो अचानक सब कुछ बदल गया। अब उन सबके सामने एक विशाल गुफा थी, इतनी बड़ी कि उसका अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
छत से काले नुकीले पत्थर लटक रहे थे और नीचे जमीन पर कुछ बिखरा हुआ था। उनके पैरों के नीचे धुंध जमने लगी थी। ये देखकर तोबी ने कहा, अब ये सब क्या है? तभी अंबर ने अपनी आंखों की शक्तियों से उस जगह को स्कैन किया तो धुंध के दूसरी तरफ उसे जमीन पर बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई नजर आई। छोटी बड़ी टूटी हुई हड्डियां, जिनमें से कुछ तो इंसानों की थी और कुछ जानवरों की। वहां की हवा में अब एक अजीब सी बदबू फैलने लगी थी। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो टिंकू? ये तो किसी शिकारी की गुफा लगती है, पार्थ ने कहा। खतरे का एहसास होते ही पार्थ ने फौरन तलवार निकाल ली। तभी अंबर की नजर टिंकू पर गई। अब वो गुफा के बीचों बीच खड़ा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वो अचानक हंसने लगा। हंसते हंसते जैसे ही उसने मुड़कर पृथ्वीराज और उसके साथियों की तरफ देखा तो सब दंग रह गए। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि एक डरावनी मुस्कुराहट थी। आखिरकार हम पहुंच ही गए। टिंकू की आवाज अब बदल चुकी थी। वो किसी बच्चे जैसी नहीं बल्कि किसी बड़े डरावने प्राणी जैसी लग रही थी। तभी तोबी ने कहा, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तोबी की बात सुनकर पार्थ ने दांत भींचते हुए टिंकू से कहा, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? तभी टिंकू या फिर वो जो कोई भी था धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका छोटा शरीर हिलने लगा, मानो जैसे उसकी असली शक्ल बाहर आ रही हो। क्योंकि तुम्हें रास्ता चाहिए था, उसने हंसते हुए कहा। इतना कहते ही उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई। उसकी पीठ से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी। और मुझे खाना। अचानक वहां टिंकू की आवाज गूंजी। तभी जमीन हिलने लगी, चारों ओर हड्डियां खड़कने लगी। पल भर में धुंध वहां से छट गई। जब सबने जमीन की तरफ देखा तो उन्हें गुफा के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे में कुछ हिल रहा था, कुछ बहुत बड़ा। ये जाल था, हम जाल में फंस चुके हैं, अचानक अंबर ने कहा। टिंकू इतनी मासूमियत के साथ उनसे मिला कि उन्हें उस पर शक ही नहीं हो पाया। पर असल में टिंकू अब बदल चुका था और वो यहाँ उन सबको धोखे से लेकर आया था। अंबर, पार्थ, तोबी और पृथ्वीराज सबको अफसोस था कि वो टिंकू की बातों में आ गए थे। वो लोग बीच को पाने के लालच में कुछ पल के लिए अंधे हो गए थे और अब उनके सामने खतरा था। तैयार रहना, पार्थ ने धीमी आवाज में कहा। तो पृथ्वीराज उसकी बाई और आकर खड़ा हो गया। उसने तलवार कसकर पकड़ ली। वहीं अंबर ने जमीन पर अपनी हथेलियां रखी और हमले के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ तोबी ने भी अपनी शक्ति को एक्टिवेट कर लिया। इसी बीच अचानक टिंकू हंसा और बोला, तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो? मुझसे नहीं, तुम्हें तो मेरे मालिक से लड़ना होगा। मैं तुम्हें उनके कहने पर ही तो यहाँ लाया हूँ। इतना कहकर टिंकू अचानक दूर मौजूद एक गहरे गड्ढे के पास आकर खड़ा हो गया। मालिक, बाहर आइए ना, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, टिंकू ने कहा। जैसे ही टिंकू ने यह शब्द कहे तो एक विशाल पत्थर जैसा हाथ उस गड्ढे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने लगा। अब सबकी नजरें उस अजीब से जीव के शरीर पर ही टिकी हुई थी। कुछ सेकंड्स में वो पूरी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल आया और उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उसका सिर गुफा की आधी छत तक पहुंच रहा था। उसका शरीर दिखने में बहुत अजीब था। उसे देखकर तोबी ने कहा, अब ये क्या है? उसने आज से पहले ऐसा जीव नहीं देखा था। तभी टिंकू ने कहा, मालिक, आज का भोजन हाजिर है। इसकी बात सुनते ही सामने खड़े राक्षस ने गहरी सांस ली और अगले ही पल हमला कर दिया, मानो जैसे वो अपनी भूख को रोक ही नहीं पा रहा हो। उसका विशाल हाथ हवा को चीरता हुआ सीधा पृथ्वीराज की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो पृथ्वीराज को नुकसान पहुंचाता, अंबर अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अंबर पृथ्वीराज की तरफ बढ़ी और उसे अपने साथ जोरदार धक्का देकर जगह से हटा दिया। उस राक्षस का विशाल हाथ सीधा दीवार से जा टकराया। तभी पृथ्वीराज ने अंबर की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया। और फिर उसने अपनी तलवार हवा में उठाई, जिससे एक तेज रोशनी निकली और वो राक्षस के पैरों से जा टकराई। अचानक उस राक्षस के पैर पर गहरा जख्म बन गया, पर वो रुका नहीं। उसने अपना पैर हटाया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटका। ये झटका इतना जोरदार था कि तोबी का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। बेचारे लोग, आखिर में ये सब भी हार मान लेंगे और कुछ देर बाद इनकी हड्डियां भी यहाँ यूं ही पड़ी होंगी। टिंकू ने हंसते हुए कहा। इसी बीच उस राक्षस ने फिर से हमला किया तो पार्थ ने पत्थरों की एक बड़ी ढाल तैयार कर दी ताकि उसके हमले से बच सके। राक्षस का हमला नाकाम रहा। ये देखकर पृथ्वीराज ने कहा, सब एक साथ रहना, अगर बिखरे तो मारे जाओगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। तभी उस राक्षस ने अपना दूसरा हाथ घुमाया और इस बार वो पृथ्वीराज को छोड़ने वाला नहीं था। उसने सीधा पृथ्वीराज पर वार किया। वही पृथ्वीराज ने बचने की कोशिश की और इसके साथ ही अपनी तलवार की नोक से दुश्मन पर वार कर दिया। अचानक उसकी तलवार उस राक्षस की उंगलियों को काटती चली गई। पलक झपकते ही उस राक्षस की उंगलियां कटकर जमीन पर गिर पड़ी और वो दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर टिंकू के भी होश उड़ गए। उन लोगों ने अब राक्षस को गुस्सा दिला दिया था। वो दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार गुफा में कुछ बदल गया। अचानक वहां की ठंडक धीरे धीरे गायब होने लगी। हवा में गर्मी घुल गई और आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। सबने ध्यान से देखा तो अंबर अपनी अग्नि शक्ति को एक्टिवेट कर चुकी थी। इसी बीच पार्थ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और राक्षस को कमजोर बनाने के लिए उस पर लगातार हमले करने लगा। पार्थ ने एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की तरह अपनी कई शक्तियों का इस्तेमाल किया तो राक्षस कुछ कदम पीछे हट गया। उसके सीने और हाथ पर गहरे घाव बन गए। क्या होने वाला था अब आगे? क्या वो लोग राक्षस को मात दे पाएंगे? क्या वो लोग दुश्मन को हराकर आगे बढ़ पाएंगे? क्या अंबर को मिल जाएगा दिव्य तारे का टुकड़ा? और कहाँ छुपा था वो जादुई बीज जिसकी तलाश में सब इधर उधर भटक रहे थे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अंबर अस्त्र, सिर्फ और सिर्फ